सीधे गुजरात के बनासकांठा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र भाई हिंदी में क्या बोले छे? अरे देश को भी तो पता चलना चाहिए कि बनासकांठा का किसान कैसा काम करता है। मरुभूमि में भी जान भरने की ताकत अगर है तो बनासकांठा के किसान में है, उत्तर गुजरात के किसान में है, जो अपना पसीना बहा करके जमीन में जान भर देता है। और इसलिए देश को पता चले कि बनासकांठा जिला पाकिस्तान की सीमा पर बिना पानी, बिना बरसात, रेगिस्तान जैसी जिंदगी गुजारता हुआ इंसान अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है, इसका ये जीता जाता उदाहरण ये जिले के नागरिक है, उनका पुरुषार्थ है और उनकी सफलताएं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया 25-27 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री का बनासकांठा जिले में आने का हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इस धरती के संतान के रूप में आया। इस मिट्टी में मुझे बड़ा किया है और मैं आज विदेश से आया हूं श्रद्धेय गला भाई को, उनकी तपस्या को नमन करने के लिए आया हूं। लाखों पशुओं की तरफ से, लाखों परिवारों की तरफ से बनासकांठा की बंजर भूमि की तरफ से मैं आज गलवा भाई की शताब्दी के समारोह की शुरुआत में उनको शत नमन करता हूं। इन सब की तरफ से नमन करता हूं। अब कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले जब गलवा भाई की उम्र 50 साल की थी, आज छोटी छोटी दूध मंडली उससे शुरू किया और आज किसानों के सहयोग से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से और उसमें भी बनासकांठा की, उत्तर गुजरात की मेरी माताओं बहनों के पुरुषार्थ के कारण, जिन्होंने पशुपालन को परिवार की सेवा का हिस्सा बना दिया, उन्होंने श्वेत क्रांति ला दी। आज बनास डेयरी की भी स्वर्णिम जयंती का अवसर है। ऐसा सुयोग है कि एक तरफ इस महान आंदोलन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक गलवा भाई की शताब्दी और दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों से बोया गया पौधा, 8 मंडली से शुरू हुआ पौधा आज बनारस डेयरी के रूप में वटवृक्ष बन गया है। उसकी स्वर्णिम जयंती का यह अवसर है और इसलिए इन 50 वर्ष में
इस बनास डेयरी को चलाया, आगे बढ़ाया, इस ऊंचाई पर ले गए। सहज भी जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त कमाई का एक नया रास्ता गुजरात के सभी डेयरी, सभी किसान इस रास्ते पर चल करके एक श्वेत क्रांति के साथ साथ श्री क्रांति को भी ला सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास। दुनिया में शहद की मांग है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम शहद में भी आगे निकल जाए, और जब नर्मदा का पानी आया है, नर्मदा के नजदीक के इलाकों में तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका लाभ मिलता है। फर्टिलाइजर उपयोग करने के तरीके बदलने पड़ते हैं, लेकिन लाभ इतना बड़ा होता है। और जैसा बनासकांठा के किसान का मन बदला है, ये भी बदल के रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास। आज बनास डेयरी ने अमूल ब्रांड के साथ चीज का प्रोडक्शन का भी एक प्लांट शुरू किया। गुजरात में जितनी भी एरिया वो चीज के काम से चली हुई है, आप हैरान होंगे, दुनिया के कई देश हैं, वे अमूल के ब्रांड की चीज मांगते हैं। जितनी पैदावार होती है तुरंत उग जाती है, लोग ग्राहक मिल जाते हैं। आज उसमें एक इजाफा बनास डेयरी के द्वारा हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज डेयरी ने लिया है, कांकरेज की गाय। इस नस्ल का मूल्य हम जानते हैं, वैज्ञानिक तरीकों ने भी गीर की गाय, कांकरेज की गाय, इसका महत्व स्वीकार किया है। अब एक मिल जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व है, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए एक मिल्क, कांकरेज की गाय का एक मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है। ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहां शुरू हुआ। यहां कांकरेज की नस्लों को बढ़ावा देना, उसमें सुधार करना, उसकी क्षमता में सुधार करना, उसकी पावर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके चल रहे हैं। मैं बनास में जब आया हूं तब मैं बनास डेयरी से चाहूंगा कि वो एक काम और भी करें। अब कर सकते हैं, बनास हो, सागर डेयरी हो, दूधसागर डेयरी हो, ये तीनों मिलकर के भी कर सकते हैं। दो चीजें हम ऐसी पैदा करते हैं हमारे किसान, लेकिन हम सस्ते में बेच देते हैं। और जो हम कैसर की खेती करते हैं, दिवेला, एरंडा, 80% खेती हमारे यहां होती है, उसका उत्पादन। उस पर इतनी वैल्यूएशन होती है, इतनी प्रोसेस होती है, सारी दुनिया के महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में, स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी में ये कैस्टर ऑयल से बनी हुई चीजें सबसे सफल रहती है। लेकिन हम जो हैं अभी भी हमारा दिवेला, एरंडा जो है ऐसे का ऐसा भेज देते हैं। ये बनास, दूधसागर, सागर एक रिसर्च सेंटर बनाए, और हम हमारे किसान जो यहां पर कैस्टर पैदा करते हैं, एरंडा पैदा करते हैं, दिवेला पैदा करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, और हमारा ये कीमती संपत्ति पानी के मोल से बाहर करी जाती है, उसे हम बचाएं। दूसरा है इसबगोल। इसबगोल की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, उस पर बहुत वैल्यू एडिशन हो सकता है। जब कुरियन जिंदा थे तो श्रीमान कुरियन जी को मैंने कहा था कि आप इसबगोल पर वैल्यू एडिशन पर काम कीजिए। उन्होंने प्रारंभ किया था, आइसक्रीम बनाया था इसबगोल का,
और आइसलैंड का नाम दिया था ईसपुल। आनंद से शुरुआत की थी उन्होंने उस समय। इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है ईसपुल का, उसके संबंध में भी अगर वैज्ञानिक तरीके से हम काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें लाना चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नोटों का क्या होगा। आप मुझे बताइए, 8 तारीख के पहले 100 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 50 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 20 की नोट की कोई कीमत थी क्या? छोटे को कोई पूछता था क्या? हर कोई बड़ों को कोई पूछता था 1500, 1500, 1500। 8 तारीख के बाद देश देखिए 100 का मूल्य कैसा पड़ गया, किसी ताकत बढ़ गई, उसकी जान आ गई। भाइयों बहनों, जैसे 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती की जाती थी, 20, 50, 100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। देश का गरीब, देश का सामान्य आदमी जैसे 100 रुपये की ताकत बढ़ गई, वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया। अब कल्पना कर सकते हैं भाई, आपने देखा होगा कुछ भी खरीद करने जाओ, कच्चा बिल की पक्का बिल मांगोगे तो छोटा व्यापारी भी कहता है मेरी बिल में लेना है तो दूसरी दुकान में जाओ, कैश देना है तो ले आओ। ऐसे ही चला। मकान के लिए मकान वाला कहता है चेक में इतना, रोकड़े में इतना। अब वो गरीब आदमी रोकड़ा लाएगा कहां से? भाइयों बहनों, इस प्रकार से नोट छापते गए और देश उसका अर्थ बदला, ये नोटों के ढेर के नीचे ही दबने लग गया। भाइयों बहनों, मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। कैसी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है, ये बनासकांठा पाटन जिले के लोग ज्यादा जानते हैं। भाइयों बहनों, जाली नोट के कारोबारी हिंदुस्तान में जितनी हो रहा है ना, उससे ज्यादा बाहर है। जाली नोटों के कारोबार में तो बाहर है। नक्सलवाद, सारे नौजवान सरेंडर होकर के वापिस आने लगे हैं। हर किसी को लगता है अब हमको के धारा में वापिस आना चाहिए। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। ये जाली नोट का कारोबार, उसका मृत्युदंड 1 दिन से किया है। भ्रष्टाचार, काला धन, ये भ्रष्टाचार और काले धन में पीड़ा किसको होती? किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी, न काले धन से परेशानी थी। एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को कुछ देना भी पड़ता था, तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था।
परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान था। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीवन मुश्किल कर दिया। आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो अब ईमानदारों को भड़काया जा रहा है और मुझे खुशी है। मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को सत नमन करता हूं कि इतना बड़े काम में उन्होंने मेरी मदद की। भाइयों बहनों, आजकल बड़े बुद्धिमान लोग भाषण सुनाते हैं कि मोदी जी आपने इतना बड़ा निर्णय किया, लेकिन हमारे जीते जीते कोई लाभ नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक चारवाक ऋषि हो गए। ये चारवाक ऋषि कहते थे ऋणम कृपा ऋतम विवेक। वो कहते थे अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जानता है, जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, जी पीना है पियो, आनंद से जियो। इस चारवाक की फिलॉसफी को कभी भी हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। हमारा तो देश ऐसा है, बूढ़ा गरीब माँ बाप पैसे बहुत कम हो तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ बात करते हैं कि ऐसा करो, शाम को सब्जी बनाना बंद कर दो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मरने के बाद बच्चों के काम आ जाएंगे। मेरा देश मरने के बाद मेरा क्या होगा ये कभी चिंता नहीं करता है। मेरा देश मेरे बाद की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है। मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है। मेरे देश का चिंतन सुख के लिए, खुद के सुख के लिए जीने वाला नहीं है। मेरा देश का चिंतन भावी पीढ़ियों के सुख के लिए चलने वाला है। ये नए चारवाक लोग जो पैदा हुए हैं, ऋणम कृपा ऋतम विवेक, ये जो बातें करने वाले लोग हैं उनको 50 बार सोचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पार्लियामेंट चल नहीं रही है, चलने दी नहीं जा रही है। हमारे देश के राष्ट्रपति सार्वजनिक जीवन में उतना इतना लंबा अनुभव है, शासन चलाने वाले श्रेष्ठतम लोगों में से हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं। वो अलग राजनीतिक विचारधारा में पड़े रहे हैं, लेकिन देश की संसद में जो कुछ हो रहा था उससे इतने पीड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए कि 2 दिन पहले उनको सांसदों को सार्वजनिक रूप से टोकना पड़ा, विरोध पक्ष को नाम देकर के टोकना पड़ा। और मैं हैरान हूं, सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका जूझ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। और जितने मौका मिलेगा लोकसभा में भी 125 करोड़ देशवासियों की आवाज मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं विरोधी दल के मित्रों से आज महात्मा गांधी की धरती से
सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती से सार्वजनिक रूप से आग्रह करना चाहता हूं। जब चुनाव होते हैं जब चुनाव होते हैं हम सभी दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोपण करते हैं, अच्छी और बुरी नीतियों की चर्चा करते हैं, हर प्रकार से अपने विरोधियों पर जैसा मार कर सकते करने की कोशिश करते हैं। सभी दल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बाकी सब छोटे मोटे दल भी सब करते हैं, लेकिन सभी पार्टियां एक काम जरूर करती है, क्या? मतदाता सूची को ठीक करना, अधिकतम लोग मतदान करने आए इसकी चिंता करना, मतदाताओं को कैसे बटन दबाना वोट सिखाना, सभी दल करते हैं। एक तरफ तो नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरे को पराजित करने की ताकत लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब मतदाता सूची पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ध्यान देते हैं, अधिक लोग मतदान करने के लिए इस पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि लोकशाही हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं लोक पक्ष मित्रों से कहना चाहता हूं, आप ये तो नहीं कहने की हिम्मत करो कि मोदी 1000 और 500 वाला नीति वापिस ले लो, तो आपको मालूम है जनता का मिजाज बदला हुआ है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा अच्छा मोदी जी ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा करो एक हफ्ते के लिए रोक लो। क्यों भाई? ये हफ्ते में कौन सा जादू होने वाला था? ये एक हफ्ता रोकने के इरादा क्या था? लेकिन कोई दल ये नहीं कहता है कि निर्णय तो रोल बैक करो, सब दल कहते हैं ठीक से लागू करो। मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि जैसे चुनाव में हम एक दूसरे का घोर विरोध करते हैं, लेकिन मतदान बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, मतदाता सूची के लिए मेहनत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ट्रेनिंग के लिए मेहनत करते हैं। आज समय की मांग है कि आप खुल करके मेरा विरोध करिए, मेरी आलोचना करिए, लेकिन लोगों को बैंकिंग सिखाने के लिए काम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पैसे कैसे लिए जाते ये सिखाइए। हम सब मिलकर के देश को भाग्य बदलने का एक ऐसा उत्तम अवसर आया है, हम सब उसको काम करें और आप भी फायदा उठाइए। मुझे खुशी होगी मेरे विरोधी दल के लोग जन जन को इस काम में लगा करके अगर राजनीतिक फायदा उठाते हैं तो देश का बड़ा हुआ इसका मुझे आनंद होगा भाई। अरे राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है, दल से बड़ा देश होता है। भाइयों बहनों, गरीबों पर बातें करना अलग होती है, गरीबों के लिए नीतियां बना करके कठोरता से लागू करने के लिए समर्पण का भाव लगता है और समर्पित भाव से आज ये सरकार आपकी सेवा में लगी है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा ये निर्णय मामूली नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल बड़ा निर्णय है, कठिन निर्णय है। और मैंने कहा था बहुत तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा था मुसीबत आएगी और 50 दिन ये तकलीफ होगी ही होगी और तकलीफ रोज थोड़ी बढ़ती भी जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप भी देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। और कुछ लोग आपने देखा होगा इन दिनों सरकार बराबर पीछे लग गई है,
बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है, वो बचने वाले नहीं है। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने मुसीबत झेली, तकलीफ झेली है, अभी भी झेलनी है। आपका आशीर्वाद देश के लिए, और जो लोग कहते हैं ईमानदार लोग लाइन में खड़े हैं, ईमानदार अपने लिए नहीं खड़ा रहता है, वो देश के लिए खड़ा रहता है। भाइयों बहनों, वो देश के लिए खड़ा रहता है। और इसलिए दूसरा, आज जमाना बदल चुका है। एक जमाना था, हमारे दादा दादी, उनसे सुनेंगे तो बताते थे कि हमारे जमाने में तो चांदी का गाड़ाना पैदा रुपये पहन के आपने कि बैलगाड़ी के पहिए जितना बड़ा रुपया चांदी का हम लेते थे, उपयोग करते थे। भाइयों बहनों, ये चांदी के रुपये से बदलते 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 कितनी मेटल बदल गई, तांबा आया और आया, न जाने क्या क्या आया, और धीरे धीरे करके हम कागज में चले गए कि नहीं चले गए। अब याद आता है कि चांदी का रुपया होगा तभी रुपया माना जाएगा, याद आता है क्या? अब वो रुपया कागज का भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कभी चांदी का रुपया हुआ करता था, धीरे धीरे कागज का रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। अब तो आपके मोबाइल फोन में ही आपका बैंक आ गया है, आपका बटवा भी आपके मोबाइल फोन में है। आप चाय पीने जाएं, बटन दबाए, चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीप्ट मिल जाएगा। बीच में लोग चेक देते थे, चेक फाड़ते थे, 2 महीने के बाद पता चलता था कि चेक वापिस आया। बाद में केस कोर्ट में जो सबसे ज्यादा केस चलते हैं वो चेक वापिस आने के चलते हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बनासकांठा में जनसभा कर रहे हैं और विपक्ष पर वो जमकर बरसे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।